तो दोस्तों स्वागत है आपका टोक्यो में। तो फिलहाल अभी हमने $100 अपने एक्सचेंज करा लिए और 100 USD के जो हमें तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं टोक्यो जापान में। और अभी फ़िलहाल हूं मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में और जस्ट अभी मैं मेट्रो से पहुंचा हूं यहाँ। तो आज मैं फाइनली अपनी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ। और इस डेट का मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं जापान बहुत टाइम से प्लान कर रहा था जाने का। और फ़िलहाल मैंने लास्ट मंथ अपना वीज़ा अप्लाई किया था और वो वीज़ा आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जल्दी से जल्दी फ़्लाइट बुक कराई जाए और चला जाए जापान के लिए। सो एनीवेज़ दोस्तों, आज मैं जो ट्रैवल करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एना एयरलाइन से। एना एयरलाइन यहाँ से न्यू दिल्ली से टोक्यो मुझे नॉन स्टॉप लेके जाएगी, जिसका ट्रैवल डिस्टेंस है लगभग 7 घंटे का। और इस ब्लॉग में मैं आपको दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मेरा कैसे रहता है न्यू दिल्ली में, और टोक्यो में कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं अभी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ एंट्री, आपको लेके चलता हूँ अपने साथ। चेक इन करते हैं अपने बैगेज और मेरी फ़्लाइट लगभग 4 घंटे बाद है। तो आई होप जो चेक इन काउंटर है वो ओपन हो गए होंगे। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं यहाँ से एंट्री गेट की तरफ, करते हैं एंट्री और चेक इन में अपना बैगेज जमा कराते हैं। और बाकी इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहता है न्यू दिल्ली में, और साथ ही साथ टोक्यो में कैसा रहता है वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो ठीक है गाइज़, ये देखिए अभी मैं पहुंच गया हूँ एंट्री में। तो फ़िलहाल करते हैं एयरपोर्ट में एंट्री और जल्दी लगते हैं लाइन में, अपना बैगेज करते हैं ड्रॉप और मिलते हैं आपसे। तो गाइस फ़िलहाल हमारी एंट्री हो गई है एयरपोर्ट में और अब देखते हैं अपनी फ़्लाइट किस काउंटर पे आने वाली है। और हमारी फ़्लाइट है, ओ ये रही गेट नंबर M पे। तो लकीली गेट नंबर M पे ही मैं खड़ा हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ करते हैं वेट और आपको अपने बैगेज ड्रॉप करने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। दिल्ली एयरपोर्ट आज मैंने पहली बार इतना खाली देखा है। तो दोस्तों खाना पीना खा के अभी मैं हो गया हूँ बिल्कुल फ्री। और अभी जैसे आपको देखा होगा मैं बैठा हूँ वेटिंग एरिया में और लगभग 40 मिनट बचे हैं मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू होने में। तो मैंने सोचा चलो आपको अब थोड़ा हमारा जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में वो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत ही ईजी था। पहले तो जो फ़्लाइट वाले थे, जो ग्राउंड स्टाफ होता है जो हमारे बैग लेते हैं, उन्होंने जस्ट नॉर्मल वीज़ा स्कैन किया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया, जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। उसके बाद मैं आगे इमिग्रेशन पे गया और इमिग्रेशन वालों ने भी कुछ नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट देखा और स्टैंप लगाई हमारे पासपोर्ट पे और हमें बाय बाय बोल दिया। मतलब कुछ भी उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, कुछ भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जस्ट एक बार अपना मेरा जो जापान का वीज़ा था वो चेक किया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो जापान का वीज़ा होता है वो स्टिकर वीज़ा आता है, तो आपको अप्लाई करना होता है और वो आपके पासपोर्ट जमा करते हैं और जमा करके आपका जो वीज़ा है वो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है उसका। और बाकी जो जापान की वीज़ा की वीडियो है वो मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, या जो पूरी मेरी सीरीज़ चलेगी जापान की उसी के बीच में मैं जो जापान का वीज़ा है उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे ईज़िली आप जापान का वीज़ा पा सकते हो। बिकॉज़ आजकल जापान का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा चल रहा है और आपको कोई एजेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईजी प्रोसेस है वो, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ज़रूर अपने चैनल पे डालूंगा। तो इसके अलावा जो इमिग्रेशन था वो बिल्कुल ईजी था, मतलब ईजी आई मीन कुछ नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी उसमें थोड़ी सी आज 5 से 10 मिनट लगे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी एयरपोर्ट पे। और अभी भी देखिए एयरपोर्ट बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल खाली पड़ा है। तो ठीक है, जो इंडिया तक का मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल बढ़िया रहा है अभी तक, मतलब जो फ़्लाइट स्टाफ की तरफ से भी है और जो इमिग्रेशन की तरफ से भी है। और इसके अलावा बस अभी मैं बोर्ड करूँगा फ़्लाइट और कोशिश करूँगा आपको फ़्लाइट के भी कुछ क्लिप्स दिखाऊँ इसके बाद। और अदरवाइज़ आपको मैं जापान पहुँच के मिलूँगा और जापान की इमिग्रेशन क्लियर करके आपको बताऊँगा कि जापान की इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और उसके अलावा आपको लेके चलेंगे जापान एयरपोर्ट से शिबुया, जहाँ पर मेरा स्टे है आज का, जहाँ मेरा हॉस्टल बुक है। शिबुया
शिबुया। तो शिबुया में रुकने वाला हूँ, वहाँ तक आपको मैं दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट से आप शिबुया तक अगर आपने हॉस्टल बुक कराया तो आप कैसे जा सकते हैं। और मतलब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि जो जापान की टैक्सी एंड प्राइवेट सर्विसेज होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने चेक किया वहाँ पर, मतलब उनकी जो मेट्रोज़ है वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है टैक्सी का इतना 6-7 हज़ार रुपये खर्चने की। तो बढ़िया हम लेंगे मेट्रो, और आपको भी दिखाऊंगा और आपको भी बताऊंगा आप भी कैसे जापान एयरपोर्ट से जो जापान का सिटी सेंटर है, जो मेन एरिया है, वहाँ तक कैसे जा सकते हैं सस्ते में। तो ठीक है गाइज़, अभी मैं करता हूँ अपने बोर्डिंग का वेट, और बोर्डिंग करके दिखाता हूँ आपको कुछ फ़्लाइट्स की क्लिप, और मिलता हूँ आपसे जापान टोक्यो पहुँच के। और ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म और अराइवल फॉर्म है, ये आपको फ़्लाइट में मिल जाएगा। इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है और इमिग्रेशन के टाइम इसे आपने जमा कराना है इमिग्रेशन ऑफिसर। तो दोस्तों स्वागत है आपका टोक्यो में। तो दोस्तों फाइनली पूरे 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं टोक्यो एयरपोर्ट पे, और जो हमारा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था वो क्या बताऊं आपको, बहुत बढ़िया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी इंडिया से टोक्यो आने का प्लान कर रहे हैं तो ANA एयरलाइन चूज़ कीजिए। मतलब ट्रस्ट में आप रिग्रेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है ANA एयरलाइन, आप लीजिए और आप सर्विस का लुत्फ़ उठाइए जैसे मैंने उठाया। तो एनीवेज़ अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से इमिग्रेशन की तरफ, और इमिग्रेशन से फ्री होके मैं जो यहाँ का आपको मैंने फॉर्म दिखाए थे, जो फॉर्म फिल करने होते हैं, ये कस्टम डिक्लेरेशन होता है, वो कस्टमर क्लियर करके मैं आपसे मिलता हूँ और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और आपको बताता हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे जो इमिग्रेशन का हुआ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों इमिग्रेशन हो गई है क्लियर, और जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था बिल्कुल स्मूथ था, कुछ भी इन्होंने नहीं पूछा, कोई ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी। 2 से 3 मिनट लगे, उन्होंने पासपोर्ट लिया, वीज़ा स्कैन किया, और डेट्स इट, उन्होंने स्टैंप लगा के हमें दे दी और वेलकम टू टोक्यो कह दिया। तो ठीक है, अब हम करते हैं कस्टम क्लियर और आपसे मिलते हैं कस्टम क्लियर करके, और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं हो गया हूँ फ्री कस्टम और इमिग्रेशन से, और अब मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट से बाहर। एग्ज़िट लिया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आया। तो अब चलते हैं आपको करेंसी एक्सचेंज की तरफ लेके, और दिखाते हैं क्या रेट मिलता है हमें यहाँ करेंसी का। और अगर आप भी यहाँ करेंसी लेते हैं तो आप जैसे ही एग्ज़िट करेंगे कस्टम से, उसके साथ ही ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा करेंसी एक्सचेंज का। यहाँ पर ईज़िली करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, और मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पर मुझे। तो फ़िलहाल अभी हमने $100 अपने एक्सचेंज करा लिए, और 100 USD के जो हमें मिले हैं वो मिले हैं 14985 जापानीज़ हैं। तो ज़्यादा डिडक्शन नहीं करी, क्योंकि अगर गूगल पे चेक करेंगे तो इट्स लाइक 151 रेट चल रहा है अभी USD टू जापानीज़ येन का। तो ठीक है, ये तो हो गया आपको करेंसी एक्सचेंज का। बाकी अब मैं आपको थोड़ी देर में आगे जाके सिम का भी बताता हूँ। तो हेलो जी, अब मैं हो गया हूँ फ्री बिल्कुल। तो हम आपको एक बार आराम से सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप जापान पहुँचते हैं तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है ऑब्वियसली, और इमिग्रेशन जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही ईजी था। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 मिनट लगे और उन्होंने जस्ट वीज़ा स्कैन किया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग, नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट वीज़ा स्कैन किया और वेलकम टू टोक्यो का, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको करना होता, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाए थे फ़्लाइट में, वो आपको एक जो छोटा फॉर्म था वो आपको वो साथ में, जब आपको वीज़ा आपकी स्टैंप लगाएंगे, जो आपका स्टिकर होगा उसके ऊपर वो साइड में एक स्टैंप चिपकाते हैं छोटी सी, तो जब वो चिपकाएंगे तो वो एक फॉर्म वो रख लेंगे, और जो लंबे वाला फॉर्म होता है जो कि कस्टम डिक्लेरेशन होता है, वो आपको कस्टम वालों को जमा कराना होता है, जो कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप जस्ट आप फॉर्म भर दीजिए, और आप उन्हें जब आप एग्ज़िट करेंगे तो वो आपसे आपका पासपोर्ट स्कैन करके वो फॉर्म ले लेंगे। उसके बाद हमने अभी आपको जो बताया है वो दिखाया है मैंने। आप यहाँ पे मैं लाइक कुछ USD लाया हूँ अपने साथ, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन करेंसी यहाँ एक्सचेंज नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं USD लाया हूँ, और USD यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, और जो उसका प्राइस था वो मैंने आपको दिखाई दिया। जब आप कस्टम क्लियर करेंगे, उसके साथ ही राइट हैंड साइड पे आपको, लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे करेंसी एक्सचेंज के, आप वहाँ करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास करेंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा था कितने पैसे आप लेके जा रहे हैं, कितने नहीं लेके जा रहे हैं। अब जस्ट यहाँ पर बहुत सारे आपको ATMs दिखेंगे, मतलब लाइक अभी भी मैं सामने बैठा हूँ, यहाँ ATM ही ATM है हर तरफ, तो आप किसी भी ATM को यूज़ करके ईज़िली वो वीज़ा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं।
किसी भी ATM में यूज़ करके आप वो निकलवा सकते हैं जितने आप पैसे चाहते हैं। बट मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट अभी 100 USD एक्सचेंज कराया है, बिकॉज मेरी हॉस्टल बुकिंग्स एंड सब कुछ ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरी ऑलरेडी बुकड हैं, तो आई थिंक मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। बट लेट्स सी, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली टोक्यो में भी बहुत जगह होंगी जहाँ मैं वो ईज़िली करा लूँगा। अब इसके बाद आ जाती है सिम की बात। तो गाइज़, सिम जो यहाँ पर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1200 से 1300 रुपये, और उसमें आपको ये 7 से 8 दिन का पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको जो टोटल ऑल ओवर जो GB होगी वो 10 GB या 7 GB मिलेगी। अब नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्स्ट्रा पे करके कितनी एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहते हैं। बट मैं आपको उसका भी जुगाड़ बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने जापान आने से पहले eSIM बाय करना है। eSIM मैंने बाय किया था trip.com से, आप trip.com से कर सकते हो, क्लॉक से कर सकते हो। तो जो मैंने सिम डाउनलोड, जो सिम मैंने eSIM लिया है उसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो पड़ा है लगभग 550 रुपीज़ इंडियन। 550 रुपीज़ में मुझे पर डे 1 GB मिलेगा और 10 दिन के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि मेरा जो स्टे प्लान है वो 14 डेज़ का है, बट एनीवेज़ 10 दिन मैं ये चलाऊँगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑनलाइन फिर से ख़रीद लूँगा, बिकॉज़ अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है आगे। बट 10 दिन का मैंने ले लिया है, जो कि बहुत चीप है। आप भी अगर लेना चाहें तो trip.com या clock.com पे जाके eSIM ले सकते हैं। मैं भी आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ऑनलाइन लीजिए, बहुत पैसे बचते हैं। यहाँ पर जापान में मैंने ऑलरेडी जो पहले रिसर्च की थी उससे मुझे पता चल गया था कि बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ, आई मीन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ठीक है गाइस, जैसे ही आप कस्टम क्लियर करते हैं उसके बाद आपको बसेस सर्विस दिख जाती हैं यहाँ पे, कि नाम होता है लिमोजिन बस सर्विस। वो बसेस सर्विस मिल जाती हैं, वो मैं भी आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि उसके काउंटर्स होते हैं, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं सिटी सेंटर के लिए। बट मैं जो करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा मेट्रो से शिबुयू मेरा हॉस्टल है, वहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ स्टार्टिंग के 4-5 दिन, नहीं हाँ 5 दिन मैं वहाँ स्टे करने वाला हूँ। तो अब यहाँ तक कि मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी जो फ़्लाइट की, जो मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। A1 फ़्लाइट है गाइस, ANA एयरलाइन, बिना सोचे समझे आप वो बुक कर लीजिए, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। जो सर्विसेज हैं उनकी, जो फूड क्वालिटी है और सब कुछ, जो एक्सपीरियंस था, जो लेग रूम था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, इकनॉमी में भी। तो ठीक है गाइज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक तो जो बस काउंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ मेट्रो वाले एरिया में, जहाँ से हम अपनी मेट्रो लेंगे शिबुयू के लिए। तो गाइज़, ये है वो काउंटर्स जहाँ से आप बस या कार रेंटल ले सकते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो ये नहीं लेने वाला। तो इसके अलावा यहाँ पर ये ऐसे इन्फॉर्मेशन डेस्क भी बहुत है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये वेल नोन है हर जगह के लिए, आप कैसे जाना है आपको सब बता देंगे। इसके अलावा आप मतलब जो भी सर्विस लेना चाहते हैं, जिस बजट में लेना चाहते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। तो ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेट्रो की तरफ और दिखाता हूँ मेट्रो से आप कैसे पहुँच सकते हैं सिटी सेंटर। तो गाइस, करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद आपको आ जाना है KUQ लाइन के काउंटर पे, और यहाँ से आपको अपने आप लाइन पे लग के टिकट लेनी है, जो कि बहुत ईजी है, इंग्लिश है। यहाँ पे अपना नोट डालिए और या कॉइन्स, आपके पास कॉइन डालिए, और यहाँ से आपको टिकट लेनी है शिनागावा, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा, शिनागावा स्टेशन की। और शिनागावा स्टेशन से आपको उतरना है और एक मेट्रो चेंज करनी है आपको, सॉरी हाँ, तो शिनागावा मेट्रो स्टेशन पे आपको उतरना है और वहाँ से आपको चेंज करनी है शिंजुका शिबुया। सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी नाम के चक्कर में, बिकॉज अभी मुझे आए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है यहाँ। बट एनीवेज, हाँ, वहाँ से आपको लेनी है शिबुया की मेट्रो अलग, और उसकी टिकट ऑब्वियसली वहाँ से लेनी पड़ेगी। तो अभी जो यहाँ से आपको मिलेगी जो टिकट मिलेगी वो शिनागावा तक की मिलेगी, और शिनागावा से आपको चेंज करनी होगी शिबुया के लिए, अगर आप भी शिबुया स्टे करने वाले हैं। तो जो इसका टिकट का प्राइस लगा है ये पड़ा है 330 जापानीज़ येन, जो कि बहुत सस्ते, आई गेस 150-200 रुपये है। बाकी मुझे भी अभी इनकी करेंसी का ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ है, बट हाँ, तो आपको 330 येन में आपको टिकट मिल जाएगी। और यहाँ पे मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लगी है कि यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे यहाँ 500 के भी आपको कॉइन मिलेंगे। ये जो कॉइन है ये सब 500 के कॉइन है। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था एक बार के लिए, बट फिर धीरे धीरे अब सेटिंग हो जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल पहला दिन है, पहले दिन तो कन्फ्यूज़न बनती है हर चीज़ में। तो ठीक है, ये है मेरी टिकट, और मैं यहाँ से जाऊँगा शिनागावा स्टेशन उतर के आपको दूसरी जो मेट्रो लूँगा उसके बारे में भी बता दूँगा। तो ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो में, एंजॉय कीजिए। और ये है मेट्रो स्टेशन, जो हमारी ट्रेन है ये 4 मिनट बाद आने वाली है शिनागावा, और ये जा रही है सिटी सेंटर तक।
अभी मैं बैठ गया हूँ मेट्रो में और ये है यहाँ की मेट्रो। फ़िलहाल अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ से 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें नेक्स्ट स्टेशन पहुँचने में, जहाँ से हमने चेंज करनी है शिबुया मेट्रो। तो ठीक है, मैं बैठता हूँ, करता हूँ यहाँ आराम और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। गाइस लगभग 20 मिनट में हम पहुंच गए हैं शिनागावा स्टेशन और अब यहाँ से हम लेंगे यामानोते लाइन और यामानोते लाइन से हमें डायरेक्ट जो मिलेगी वो शिबुया की मेट्रो मिलेगी और जो कि लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। बाकी टिकट लेते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये है यामानोते लाइन का एरिया और ये जो हमें यहाँ से टिकट मिली है 180 येन हमने और दिए हैं, तो 330 + 180 तो लगभग 510-520 रुपये, जो कि इंडिया की करेंसी बनती है 280। उसमें हमें शिबुया तक का ट्रांसफ़र मिल गया है एयरपोर्ट से। बाकी यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे बहुत भीड़ है बिकॉज अभी सुबह का टाइम है तो सभी ऑफिस स्कूल्स जा रहे हैं। बट बहुत फास्ट है, बहुत इजी है, बैक टू बैक हर 2 मिनट बाद नई मेट्रो आ रही है, तो कोई ज़्यादा जल्दबाजी वाली चीज़ भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ और शिबुया पहुंच के आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं शिबुया और अपना हॉस्टल। दोस्तों स्वागत है आपका टोक्यो में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं शिबुया। जैसे कि आपने अभी क्लिप्स में देखा भी, इसे कुछ लोग शिबुयू भी बोलते हैं, शिबुया भी बोलते हैं, बट अब मुझे पता चला है कि यहाँ पर ज़्यादा शिबुया कहते हैं, तो अब से मैं इस जगह को शिबुया प्रोनाउंस करूँगा। सो एनीवेज़ जो नेक्स्ट स्टेशन था हमारा, सेकंड स्टेशन था, वहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। और जो मैंने आपको फेयर बताई दिया, जो मेरा टोटल फेयर लगा है एयरपोर्ट से शिबुया पहुँचने में, वो 510 येन का लगा है और इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 280 रुपये बनते हैं। तो फ़िलहाल जो मेरा हॉस्टल है वो जो शिबुया स्टेशन है वहाँ से लगभग 10 मिनट की वॉक पे है अगर गूगल मैप जी की माने तो। बट देखते हैं क्या, बिकॉज जो शिबुया एरिया का जो एरिया है ये बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है। मतलब यहाँ अगर आपको पहली बात तो हॉस्टल तो मिलेगा ही नहीं, आपको सारे नियर बाई मिलेंगे, और अगर आप होटल लेते हैं तो होटल का पर नाइट 8 से 9 हज़ार रुपये मिनिमम आपका यहाँ जाएगा, तो बहुत कॉस्टली। अगर आपका बजट हाई है तो ज़रूर आप यहाँ रुकिए, इन्जॉय करेंगे। और जो मैंने अभी आपको नज़ारे दिखाए थे उन नज़ारों के दिन रात आप मज़े लेंगे। अदरवाइज़ आप मेरी तरह हॉस्टल भी रुक सकते हैं और हॉस्टल में भी आपको पहुंच के दिखाऊंगा और साथ में आपको हॉस्टल के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा, और जो मुझे प्राइस पड़ा है हॉस्टल का वो भी आपको बताऊंगा हॉस्टल पहुंच के। और वैसे इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हो किसी चीज़ के लिए तो आप प्लीज़ यहाँ किसी से भी हेल्प पूछ सकते हो। मतलब यू कांट बिलीव, मुझे भी कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी, मैं भी यहाँ लोगों से पूछ के ही आया हूँ। और ट्रस्ट मी, मतलब आप किसी से भी पूछ लो, कोई आपको मना नहीं करेगा। इवन अगर वो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते बट फिर भी आपकी वो हेल्प करेंगे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं बेहिचक आप लोगों से हेल्प के लिए पूछिए, वो आप मतलब ट्रस्ट में आप किसी से भी पूछिए, सब आपकी हेल्प करने को रेडी रहेंगे। जापानीज़ पीपल बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो मैंने रियलिटी में भी देख लिया है। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ अपने हॉस्टल के लिए। यहाँ से ये क्रॉस करके मुझे उधर जाना है। हॉस्टल पहुँच के मैं आपको एक बार दिखाऊँगा अपने हॉस्टल का भी सीन और हॉस्टल के बारे में बताऊँगा और फिर ये करेंगे ब्लॉग ख़त्म। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने हॉस्टल में पहुँच गया हूँ और जो मेरा हॉस्टल है टोक्यो में वो है वॉइस ऑल हॉस्टल शिबुया। तो चलिए मैं आराम से बैठ के आपको बताता हूँ कि अगर आपने भी ये बुकिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो हॉस्टल है ये है शिबुया एरिया में, जो कि आपको पता ही होगा अगर आपको टोक्यो के बारे में पता है कि ये वन ऑफ द मेन एरिया है टोक्यो का, शिबुया। तो यही रीज़न था कि जो मेन एरिया शिबुया का, जो मैंने आपको जिसकी क्लिप दिखाई थी, वहाँ पर जो होटल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हॉस्टल तो वहाँ है ही नहीं। तो सबसे नियर बाय और सबसे बेस्ट हॉस्टल रिव्यू के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से यही लगा मुझे और मैंने ये बुक कर लिया। हालांकि मैंने ये भी बुक किया है 5 नाइट्स के लिए और यहाँ पे जो मुझे पर नाइट पड़ा है वो लगभग 2000 का पड़ा है। आप भी ये हॉस्टल वर्ल्ड या booking.com या मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अगर आप 1.5-2 महीने पहले बुक करेंगे तो आपको ये 2000-2100 का पड़ जाएगा, बट आप जितना क्लोज आते रहेंगे ये 2600-2700 तक का पड़ेगा। बिकॉज टोक्यो में जो हॉस्टल्स हैं
तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने हॉस्टल्स पहले ही बुक कर लीजिए। 0 पेमेंट में बुक हो जाते हैं तो आपकी एक तरह से वो अमाउंट सेव हो जाती है कि आपको गुड डील में आप वो ब्लॉक कर सकते हैं। सो एनीवेज़ मैं यहाँ 5 नाइट्स रुकने वाला हूँ, और जो इस हॉस्टल में 2000 रुपीज़ मैंने सिंगल बेड का पे किया है, और सिंगल बेड मैं आई गेस 20 लोगों का एक मतलब जो शेयरिंग वाला रूम होगा उसमें जो सबसे सस्ता था मैंने वो बुक किया। तो एनीवेज़ ये हॉस्टल है, इसमें कोई मील नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी मैं इस हॉस्टल में आपको एक बार, मेरा जो चेक इन टाइम है वो यहाँ पर 4 बजे का है, तो इस ब्लॉग में तो नहीं, बट नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको जो अंदर का रूम्स वगैरह है वो भी दिखा दूँगा। बिकॉज अभी तो मेरा चेक इन टाइम होने में लगभग 6 या 5 घंटे है, बट रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि ट्राई करेंगे अगर आपको जल्दी रूम मिल जाए। अदरवाइज़ मैं आपको कल दिखा दूंगा, जो दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा उसमें पहले आपको मैं रूम्स दिखा दूंगा कि इनके रूम्स कैसे हैं। तो फ़िलहाल तो इस ब्लॉग में इतना ही है गाइज़। आपको मैंने इमिग्रेशन का बता दिया, फ़्लाइट का बता दिया, और आपको हॉस्टल भी दिखा दिया, आपको टोक्यो की कुछ अच्छी बिल्डिंग्स भी मैंने फ़िलहाल दिखा दी है। तो ठीक है गाइज़, अब करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। बाकी आपकी कोई भी डाउट होगा इस ब्लॉग के बारे में, टोक्यो के बारे में, कैसे आपको अपना ट्रिप प्लान करना है, और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके रिप्लाई करूँगा और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।